हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। और विद्यापीठ अभी लगातार आप सभी के समक्ष इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर उपस्थित हो रहा है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इन्हीं पर क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे आगे। केवल इसके एनालिसिस को बढ़िया से समझने की ज़रूरत है। और इस क्रम में हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोज़ को जारी किया है और पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस तक डील कर लिया है टॉपिक वाइज। और आज हमारा अगला वीडियो होगा जिसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत ही मेजर पोर्शन को डील करेंगे, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। मीन्स फंडामेंटल राइट्स, मौलिक का यहाँ भी क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के कितने भाग में है? तो भाग 3 में है। मौलिक अधिकार का विस्तार संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो 12 से 35 तक है। तो इसी फंडामेंटल राइट्स के टिपिकल एंड एलाबोरेटेड क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। प्राइमरी लेवल के क्वेश्चंस बच्चे खुद भी बना लेते हैं। ज़रूरत पड़ती है जो टिपिकल और एनालिटिकल क्वेश्चन है, आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चंस हैं, उनको समझने की, जहाँ से बड़े बड़े सवाल बनते हैं। और आज का पहला सवाल है कि निम्नांकित में सही कथन की पहचान कीजिए। पहला है कि संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और दूसरा है कि संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से प्रभावित है। इन दोनों में कौन सही है? तो पहला वाला जो कोटेशन है संविधान का भाग 3 मैग्ना कार्टा कहलाता है, ये सही है। हम सभी जानते हैं कि मैग्ना कार्टा टर्म की उत्पत्ति प्रॉपर्ली ब्रिटेन में हुई थी, जब वहाँ के राजा ने 1215 ईस्वी में अपने नागरिकों को लिखित तौर पर बड़ा अधिकार दिया था। उसके बाद मैग्ना कार्टा एक उपनाम बन गया, और जहाँ कहीं भी सिटीजन्स को या किसी को जब कोई बड़ा अधिकार दिया जाता है कानूनी तौर पर लिखित रूप से, तो उसके लिए मैग्ना कार्टा टर्म का यूज होता है। और हम सभी जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 सिटीजन्स को बहुत सारे राइट लिखित रूप में, लीगली बहुत सारा राइट, कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत सारा राइट प्रोवाइड कराया है। तो जहाँ कहीं भी बाय लॉ सिटीजन्स को या किसी को भी बहुत सारे लॉ राइट प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो अनडाउटेबली अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 मैग्ना कार्टा है। और दूसरा है कि संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से प्रभावित है, ये भी सही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारत के संविधान के अधिकांश प्रमुख प्रावधान दूसरे कंट्री से लिए गए हैं, और फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिया गया है। और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। हैंस ये भी कोटेशन सही है, क्योंकि ये अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चा लोग 1 और 2 दोनों, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा का जो अधिकार है, यहाँ पर सेंस है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। तो प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को सभी बच्चों को उपलब्ध कराया जाए, ऐसा निर्देश अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 45 में, जो भाग 4 में है, नीति निर्देशक तत्व में है। और नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 45 में ये सरकार को निर्देश दिया गया कि राज्य यानी सरकार अपने 6 से 14 वर्ष के नागरिकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराए। और इस निर्देश के अनुसार सरकार ने कानून बनाया और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया। तो जब आर्टिकल 45 के निर्देश को कानूनी रूप दे करके इसको फंडामेंटल राइट डिसाइड किया गया, तो इसके लिए अनडाउटेबली कॉन्स्टिट्यूशन में कोई न कोई अमेंडमेंट किया गया होगा। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन है कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया। 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा, नो 71 संविधान संशोधन अधिनियम
1992 द्वारा नो, 103rd संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा नो, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2022 द्वारा, अर्थात 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा, अमेंडमेंट एक्ट द्वारा आपको प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित किया गया। ठीक है, और बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित किया गया और इसी से आगे चल करके बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क बनाया गया। तो आंसर होगा इसका डी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? ये कोटेशन है और कोटेशन वाला क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं और इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें सीधे आपको रट लेना होता है कि किसने कहा। तो किसने कहा कि मूल अधिकार के बारे में कि हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है, और ऐसा कहा आपको, ऐसा कहा डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने ऐसा कहा, जो हमारे देश के राष्ट्र के प्रधान भी बने, उपराष्ट्रपति भी रहे और ये शिक्षाविद तो थे ही, विद्वान तो थे ही, इन्होंने ही इसके बारे में कहा। इसके बाद है निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है? हम सभी पढ़ते हैं कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसमें आर्टिकल 32 में हमको राइट मिला हुआ है, आपको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात दिए गए मूल अधिकार का को अगर कोई छीनता है या कोई उल्लंघन करता है मूल अधिकार का, कोई छीनता है मूल अधिकार को, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे आर्टिकल 32 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 5 प्रकार का रिट जारी करती है, 5 प्रकार का रिट जारी करती है। तो 5 प्रकार का रिट जारी करती है आदेश विलेख, जिसके माध्यम से फंडामेंटल राइट को पुनः बहाली किया जाता है, फंडामेंटल राइट को फिर से इस्टेब्लिश किया जाता है नागरिकों के फंडामेंटल राइट को, क्योंकि इसको काफ़ी महत्व दिया गया है। और चूँकि आर्टिकल 32 के तहत फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया गया है बाय लॉ, इसीलिए इसको काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया और भीमराव अंबेडकर ने इसी को संविधान के हृदय और आत्मा कहा, जो काफ़ी प्रमुखता से पूछे जाते हैं। तो अब है कि 5 जो रिट है उसका अपना अपना टेक्निकल मीनिंग है जो बराबर पूछे जाते हैं। अब जैसे है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं हेबियस कॉर्पस। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो टेक्निकल मीनिंग है वो है टू हैव द बॉडी ऑफ, अर्थात बंदी बनाए गए व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करो। तो ये सही है। परमादेश मैंडेमस, अब इसमें क्या होता है परमादेश में कि आपको ये न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया जाता है सार्वजनिक अधिकारी को आप अपने कर्तव्य का पालन सही ढंग से करें। तो परमादेश का टेक्निकल मीनिंग होता है टू कमांड, वी कमांड, है ना, या हिंदी में लिखता है कि हम आदेश देते हैं या हमारा आदेश है, लीगल। तो इसका टेक्निकल मीनिंग ये है। प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, नो, ये गलत है। प्रतिषेध प्रोहिबिट, इसका होता है टेक्निकल मीनिंग, इसका होता है टेक्निकल मीनिंग, याद रखिएगा, टू फॉरबिड, टू फॉरबिड, है ना। और इसका होगा टू फॉरबिड, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन का। और टू बी सर्टिफाइड जो होता है ये सर्टिओडरी का होता है, उत्प्रेषण का होता है, जिसमें उच्चस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से मामले को अपने पास मंगवाती है, उसको उत्प्रेषित करती है, उस पर पुनः फैसला। जैसे कोई मामला गलती से किसी ऐसे न्यायालय में चला गया जो उसका अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो उसको अपने पास मंगवाने के लिए उसको फिर से एनालाइज करके उस पर फैसला देने के लिए जो रिट जारी किया जाता है वो उत्प्रेषण कहलाता है। और उत्प्रेषण का टेक्निकल मीनिंग होता है टू बी सर्टिफाइड,
टू फॉरबिड होता है प्रतिषेध का, और अधिकार परीक्षा जिसको को वारंटो कहते हैं, और इसका टेक्निकल मीनिंग है बाय व्हाट ऑथोरिटी, किस अधिकार से, क्योंकि इस रीति के द्वारा सरकार न्यायालय किसी व्यक्ति को पूछता है कि आपने किस अधिकार से इस पद को धारण कर दिया। तो इसका टेक्निकल मीनिंग है बाय व्हाट ऑथोरिटी बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी ऑफ मैंडेमस परमादेश वी कमांड, प्रतिषेध प्रोहिबिट टू फॉरबिड, उत्प्रेषण टू बी सर्टिफाइड, अधिकार परीक्षा को वारंटो बाय व्हाट ऑथोरिटी। तो आपके सभी सवाल बनेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि निम्नांकित पर विचार कीजिए, कथन और कारण वाला है। तो कथन कहता है एजर्सन कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता। ये सभी पूछे गए क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता, और कारण है कि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न में बच्चों को दिक्कत कहाँ होती है? जनरली दिक्कत होती है ए और बी में। अगर दोनों सही है तो या तो आंसर ए होगा या तो आंसर बी होगा। ए तब होगा जब दोनों कनेक्टेड है, रिलेटेड है, कथन को कारण प्रूफ कर रहा है, और जब दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, कथन अपने आप में सही है, अलग है, और कारण अपने आप में सही है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो फिर आंसर बी होता है। और देखिए, वास्तव में ये दोनों सही है। एक्चुअली क्या है कि आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक वर्ग माइनॉरिटी ग्रुप को डिफाइन नहीं किया गया है। ये नहीं कहा गया है कि माइनॉरिटी ग्रुप किसको कहा जाएगा। हाँ, आर्टिकल 30 में ये जरूर कहा गया है कि भारत में यदि कोई भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय है तो उसे अपने भाषा तथा धर्म के आधार पर शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार होगा। वैसे शिक्षण संस्थानों के लिए ये धार्मिक समुदाय धन संपत्ति अर्जित कर सकते हैं और इनका प्रशासन कर सकते हैं, और ऐसे शिक्षण संस्थानों को सरकार द्वारा समय समय पर अनुदान भी दिए जाएंगे बिना किसी भेदभाव के। ये बात कहता है संविधान। तो संविधान अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं देता, ये नहीं कहता कि अल्पसंख्यक किसको कहते हैं। हाँ, आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक के निर्धारण का आधार क्या होगा, बेस क्या होगा, किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया जाएगा, इसकी बात करता है। और ये दो आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। भाषाई आधार पर, अगर किसी भाषा को बोलने वाले कम लोग हैं तो वो भाषाई अल्पसंख्यक होंगे, और धार्मिक आधार पर यदि किसी धर्म को मानने वाले कम लोग हैं तो वो धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक होंगे। तो पहला वाला भी सही है कि अल्पसंख्यक वर्ग की परिभाषा नहीं देता, उसका मीनिंग नहीं बताता कि अल्पसंख्यक कौन होंगे। लेकिन आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक वर्ग के निर्धारण का आधार तो जरूर बताता है। दो आधार, भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक, तो दोनों अपने आप में सही है, लेकिन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है ना। अब इसमें इसकी परिभाषा इसीलिए नहीं दी गई है कि धार्मिक और ये भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक को डिसाइड किया गया, इसलिए दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। ये भी अपने आप में सही है, ये भी अपने आप में सही है, और जब दोनों सही होता है, दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं होता है, तो आंसर बी होता है। यानी ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक वर्ग को डिफाइन नहीं किया गया है। हाँ, अल्पसंख्यक वर्ग के पहचान का बेसिस जरूर बताया गया है, और ये भी क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं कि संविधान में किस किस आधार पर अल्पसंख्यक को घोषित किया गया है या अल्पसंख्यक वर्ग की पहचान की गई है। तो भाषाई आधार पर और धर्म के आधार पर। याद रखिए,
बहुत ही प्रमुख क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 30 के तहत ही मदरसा की स्थापना की गई है, क्योंकि यह इस्लाम धर्म मानने वाले जो अल्पसंख्यक है उनका शिक्षण संस्थान है। और ये कहता है कि भाषा या धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने इच्छा के अनुकूल धार्मिक शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसके धन संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। और ऐसे शिक्षण संस्थानों को सरकार समय समय पर बिना किसी भेदभाव के आर्थिक मदद या आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराएगी। तो दोनों सही है, लेकिन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, हेंस आंसर आपका होगा बी। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता। याद रखिएगा, अपने फंडामेंटल राइट का सबसे जो इलेबोरेटेड आर्टिकल है वो आर्टिकल 21 है, या ऐसा कहिए कि सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल 21 जो है यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या जीवन की स्वतंत्रता की वकालत करता है। और इस पर कई महत्वपूर्ण एनालिसिस सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए हैं, तो काफ़ी प्रमुखता से सवाल पूछे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं नागरिकों को जिसको आर्टिकल 21 से जोड़ करके सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया। जैसे कुछ समय पहले राइट टू प्राइवेसी, निजता के अधिकार को आर्टिकल 21 से जोड़ करके आपको सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया। कुछ समय पहले लिव इन रिलेशन, शादी से बिना शादी के लड़के और लड़की के एक साथ रहना लिव इन रिलेशन कहलाता है। इसको भी आर्टिकल 21 से जोड़ के सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे आते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के बेसिस पर एनालाइज करके इसको फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया। तो इसी से रिलेटेड यह क्वेश्चन है कि कौन सा आर्टिकल 21 के दायरे में नहीं आता है। जैसे है, एक चिकित्सक द्वारा घायलों को चिकित्सीय सहायता दिया जाना, क्योंकि आर्टिकल 21 जीवन की रक्षा का अधिकार यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा का अधिकार देता है। और लिखता है कि किसी भी नागरिक को उसके प्राण एवं शारीरिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुकूल ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अर्थात अगर किसी ने ऐसे कानून का उल्लंघन किया है, विधि का उल्लंघन किया है जिसके अनुकूल उसको प्राण की स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, तो ठीक है, कर दीजिए। अगर दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है मीन्स जेल में डाल देना, इम्प्रिजन्ड कर देना। शारीरिक स्वतंत्रता से वंचित करना है, अगर ऐसा कानून कहता है तो करिए, लेकिन अगर कानून नहीं कहता तो आप नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा राइट है और बहुत सारे चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने एनालाइज करके आर्टिकल 21 से जोड़ के उसको फंडामेंटल राइट घोषित किया है अपनी व्याख्या में। तो जैसे एक चिकित्सक द्वारा घायलों को चिकित्सकीय सहायता, क्या यह आर्टिकल 21 से रिलेट करता है। दूसरा है कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, तो लैंगिक उत्पीड़न पर रोक क्या है, फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 21 से रिलेट करता है फंडामेंटल राइट। तीसरा है पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, अगर कोई व्यक्ति पानी की गुणवत्ता को दूषित करता है तो क्या यह आपके जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, यानी इस पर रोक लगाना क्या आर्टिकल 21 के ऐसा करना क्या आर्टिकल 21 के तहत ये जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन है, क्या इसको आर्टिकल 21 के बेसिस पे रोका जा सकता है। और चौथा है मृत्यु दंड, क्या मृत्यु दंड जब दिया जाता है तो क्या यह आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, क्या आर्टिकल 21 का उल्लंघन से मृत्यु दंड से क्या आर्टिकल 21 का उल्लंघन होता है। तो इनमें से कौन आर्टिकल 21 का उल्लंघन है या उससे रिलेट करता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये विभिन्न बाद में मुकदमा जो सुप्रीम कोर्ट में गए और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया कि हाँ भाई ये आर्टिकल 21 के तहत मूल अधिकार है या ये मूल अधिकार नहीं है। तो देखिए कि ये जो ऑप्शन में ब्रैकेट में लिखा हुआ है हमने लिख दिया है, क्वेश्चन में नहीं लिखा रहता है, ये समझाने के लिए कि परमानंद कटारा बनाम भारत संघ मुकदमा, एक मुकदमा बाद का नाम है, कैसे पढ़ते हैं, गोलकनाथ बाद, सज्जन सिंह बाद, केशवानंद भारती बाद,
तो सुप्रीम कोर्ट के पास बड़े बड़े मुकदमे जाते रहते हैं और वो संविधान की गुत्थी को सुलझाते रहता है, कानून की गुत्थी को सुलझाते रहता है। तो परमानंद कटारा बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस, एक चिकित्सक द्वारा घायलों को चिकित्सीय सहायता देना आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार की रक्षा करना है, तो ये आता है दायरा में। दूसरा है कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न। तो विशाखा बनाम राजस्थान राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई महिला किसी कार्य करती है और उसका वहाँ पर यौन उत्पीड़न होता है या लैंगिक उत्पीड़न होता है तो वह उसके जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, यानी अंडर आर्टिकल 21 जो मिला हुआ है राइट, उसका उल्लंघन है। इसीलिए यह भी आर्टिकल 21 के दायरे में आता है। इसके बाद पानी की गुणवत्ता को दूषित करना। अगर कोई पानी को प्रदूषित करता है तो किसी दूसरे के जीवन, क्योंकि अगर दूषित पानी को आप पीते हैं तो जल जीवन है और दूषित पानी को पीने से आपके जीवन को खतरा होता है। और आर्टिकल 21 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, जीवन की स्वतंत्रता बरकरार रहनी चाहिए। तो अगर कोई पानी की गुणवत्ता को प्रदूषित करता है, पानी को गंदा करता है, तो किसी न किसी व्यक्ति के या नागरिक के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, यानी आर्टिकल 21 के तहत यह फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। तो इस पर रोक लगना चाहिए। और ऐसा विचार सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्यवाद में दिया और कहा कि अनडाउटेबली आर्टिकल 21 के दायरे में आते हैं। लेकिन मृत्यु दंड जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेशवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता है, यह आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं है, यह आर्टिकल 21 के अंतर्गत नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? तो आप समझिए कि क्या कहता है आर्टिकल 21 कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। अर्थात अगर कोई ऐसा कानून है जो कहता है कि अगर इसने कोई ऐसा काम किया है जिससे इसके प्राण की स्वतंत्रता से वंचित कर दिया जाए, भारत में प्राण की स्वतंत्रता से वंचित करने का एक तरीका है फांसी लगाना। आप बहुत सारे कंट्री में डायरेक्ट गोली मार देने से, चाइना सब में बाय लॉ प्राण छीनने के लिए गोली मार दिया जाता है, बहुत सारे देश में जहरीला सुई दे के मारा जाता है, और इंडिया में प्राण लेने का कानूनी तरीका है फांसी पर लटका देना। तो अगर संविधान ये कहता कि प्राण की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा तब तो फांसी हो ही नहीं सकती थी, लेकिन होती क्यों है? क्योंकि संविधान ये नहीं कहता कि प्राण की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा काम किया है जिसके लिए कानून कहता है कि उसको वंचित कर दीजिए तो वंचित किया जाएगा, नहीं कहता है तो नहीं किया जाएगा। तो मृत्युदंड की जो सज़ा है, ये हमारा संविधान, तो हमारे देश में तो कानून बना ही हुआ है। जैसे आईपीसी की धारा 302 कहता है अगर कोई व्यक्ति किसी का प्राण लेता है तो उसके भी प्रतिकार स्वरूप, दंड स्वरूप उसका प्राण लिया जाएगा। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अगर प्राण लिया जा रहा है तो यह आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं है। और ऐसा डिक्लेयर किया था सुप्रीम कोर्ट ने जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश बाद में। तो एक साथ कई क्वेश्चंस आपके बनेंगे यदि आपने एनालिसिस को गौर से सुना है शुरू से लेकर अंत तक। तो फंडामेंटल राइट्स के ये सब टिपिकल एंड एलैबोरेटेड क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं। और फिर इसी प्रकार का एक एपिसोड और फंडामेंटल राइट पर हम लोग पढ़ेंगे जिसमें और कुछ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अभी तक हम लोगों ने संविधान के ये राज व्यवस्था के बारे में एक टॉपिक पढ़ लिया, प्रस्तावना पढ़ लिया। अब हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं, फिर आगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे, डीपीएसपी पढ़ेंगे। ऐसा ही करते सभी चैप्टर्स के सभी मेन क्वेश्चंस को विद्यापीठ द्वारा एनालाइज किया जाएगा ताकि बच्चों का मैक्सिमम क्वेश्चंस बने, उनको एग्जाम में लाभ हो। और ख़ास करके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस किया जाता है जहाँ समझने की ज़रूरत है, क्योंकि प्राइमरी लेवल के क्वेश्चंस बच्चे जनरली खुद ही बना लेते हैं। तो विद्यापीठ का हमेशा से ये प्रयास रहा है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा इलैबोरेट किया जाए, जहाँ बच्चों को पढ़ने की ज़रूरत है, और जहाँ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, जो काम वो खुद कर लेते हैं प्राइमरी लेवल के क्वेश्चंस को, उसको विद्यापीठ द्वारा फोकस नहीं किया जाता है। और फिर विद्यापीठ
अगले वाले एपिसोड में फंडामेंटल राइट से रिलेटेड और कुछ टिपिकल क्वेश्चंस को जो पूछे गए होते हैं एलाबोरेटेड क्वेश्चंस को लेकर उपस्थित होगा। और अगर आपको विद्यापीठ का कंटेंट अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।